मॉर्निंग एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और उसको जो डेंट पड़ा है उस हवाले से। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए और जो $1 अरब की किस्त है उसकी मंजूरी दे दी गई है, एग्री हो गई हैं दोनों पार्टीज। पाकिस्तान तो एग्री ताई मजबूरी है, तो आईएमएफ ने जो कंडीशन लगाई थी गालिबन उसमें से बहुत सारियों को मान लिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या हमारी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको अभी तक हम सुधार नहीं सके या सुधारना नहीं चाहते, इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ जो श्रीलंका को $1 अरब दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो स्टार्टिंग में ये आप बात बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारा ये जो प्रोग्राम था गालिबन 2 साल पहले स्टार्ट किया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने। अभी $3 अरब हमें मिले हैं, तकरीबन 3.25, और 3 और हमने लेने हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब गए, मुज़ाकरात हुए और अभी खबरें आई हैं थोड़ी देर पहले कि बातचीत कामयाब हो गई है और वो हमें पैसे दे रहे हैं। सर, कंडीशंस, आपको क्या लगता है कि कोई रिलैक्सेशन होगी या मजीद सख्ती आएगी हम लोगों की? देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब को जब ये नज़र आया कि उनकी हुकूमत जो है वो जा सकती है और जो है उनके इत्तेहादी भी उनको छोड़ रहे हैं और अब जो है हालात वैसे नहीं रहे हैं। अब वन पेज पर जो पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक वो अपना ऐसे फ़ख्र के तौर पे बात करते थे कि हम एक पेज पर है, वो भी जब उनको नज़र आया कि एस्टेब्लिशमेंट भी जो है अब उतनी खुश नहीं है क्योंकि कारकर्दगी इनकी ज़ीरो थी। तो इनकी कारकर्दगी अगर ज़ीरो रहती तो बात फिर उन लोगों पर भी आती जो कि इनको वन पेज पर रखे हुए थे। तो उन्होंने भी इनको बताया कि भाई अपना जो है किबला दुरुस्त करो, जो तुमने खराबियां की हैं उसको ठीक करो, अपनी टीम जो है उसको बेहतर करो। अब मिस्टर बुज़दार जैसे लोग आपने लगाए हुए थे और जो केपीके के का वज़ीर आला था, वो भी सुना है कि मिस्टर बुज़दार से ज़्यादा उनका भी इतना बस सर, वो बुलदार प्लस उसको आप कह सकते हैं, महमूद साहब। बुज़दार प्लस कह लें। तो जब आपने इस तरह के लोग लगाए हुए थे तो एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा आपको कहा कि आप इनको तब्दील करें और आप कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग लगाएं जिनका मैनेजमेंट का भी तजर्बा हो, जिन्होंने जो एक पूरा सबसे बड़ा आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और उसको अगर आप ऐसे एक आदमी के हाथ में दे देते हैं जिसका ये आप देखें कि पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं था, वो इनके इलेक्शन से चंद यानी थोड़ा ही अर्सा पहले उसने ज्वाइन किया था, और फिर आपने ऐसे आदमी के हाथ में अपने बड़े बड़े लीडर्स को छोड़कर पंजाब से आपने ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। आईएमएफ का ये था कि इन्होंने कुछ शरायत रखी थी कि आप अपने जो है ना हालात को बेहतर करें, आप बिजली का जो है वो टैरिफ बढ़ाएं, क्योंकि आपने अपना जितनी भी जनरेशन थी उसका ज़्यादातर हिस्सा 60% के करीब आपने इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर दे दिया था, जिसमें कि फर्नेस ऑयल, जिसमें कि इम्पोर्टेड एलएनजी और इम्पोर्टेड कोल शामिल था। कि जब आपने इतना ज़्यादा एक उसका हिस्सा दिया है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पिछली हुकूमत के जो वजीर थे बिजली और पानी के, जिसको बाद में मिनिस्टर ऑफ एनर्जी कहा जाने लगा, उन्होंने ऐलान किया 2018 में, और उनके साथ एक एडवाइजर साहब भी लगाए गए थे जो आईपीपी से जिनका बहुत करीब का ताल्लुक था। उन्होंने ऐलान किया दोनों ने बैठ कर के 2020 के दिसंबर तक हम जो है खात्मा करना चाहते हैं सेकुलर डेट का, बिल्कुल जीरो पर लाना चाहते हैं। जिन्होंने जब ये आए थे तो तकरीबन 1100 अरब का था, बिल्कुल, और उसके लिए हमें, क्योंकि आईएमएफ ने भी कहा है, तो हम अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं और हर 3 महीने के बाद हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो इन्होंने टैरिफ में बहुत ज्यादा इजाफा किया, और जब 2020 का दिसंबर आया तो मैंने बाकायदा टीवी पर बैठकर कहा, पूछा इन लोगों से जी, अब आप बताएं कि बजाय इसके कि आप कम करते, आप तो उसको 2000 अरब तक ले आए हैं जो 1100 अरब था, तो आप तो जीरो पर ला रहे थे उसको 2020 तक, और आज जो है वो 2600 अरब से बढ़ चुका है।
बिल्कुल। तो इनकी जो पॉलिसीज थी सिर्फ टैरिफ बढ़ाने की, वो बुरी तरह फेल हुई। इन्होंने किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं की। ओके। देखें कि बहुत सारी बिजली चोरी हो जाती है, बहुत सारे लाइन लॉसेस होते एग्ज़ैक्टली। हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजली का जो है वो इतना ज़्यादा टैरिफ इनको करना पड़ा और सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया। अच्छा, फिर बिजली के साथ-साथ जब ये एलएनजी ले आए, तो गैस का भी जो है सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया और वो भी अब कई 100 अरब तक जा चुका है। इसी तरीके से इन्होंने चूँकि रुपया इतना ज़्यादा डिवैल्यू किया, बिल्कुल। अभी आईएमएफ के ये कहते हैं कहने पर किया, लेकिन ज़्यादातर इनकी अपनी उसमें सर अपनी काबिलियत नालायकियत तो ज़्यादा मुझे नज़र नलायकी आती है, है। अपनी नलायकी है। अब अफ़सोस की बात ये है कि देखें, जब इन्होंने फारिग किया था नवाज़ शरीफ साहब को और उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे डार साहब। जी। डार साहब चाहे जैसे भी हों, जो भी आप उन पे इल्ज़ामात लगाएँ, मैं उसमें नहीं बिल्कुल, सही जाऊँगा। बात है। लेकिन डार साहब ने एक चीज़ ये की थी कि बाकायदा ऐलान किया था कि ये जो है 100 और 106 के दरमियान रहना चाहिए बिल्कुल रुपया, सही है। बिल्कुल डॉलर के और सर मुकाबले में। काबू करके रखा उसने। और काबू करके उन्होंने रखा हुआ था। और सर छोटी सी एक चीज और आपसे मतलब पूछूंगा कि इसके बावजूद सर ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब आर्टिफिशियल तरीके से काबू रखा, लेकिन इन्फ्लेशन 2.3 और 4.3 के दरमियान मतलब चल रहा होता था, इससे बड़ा नहीं। जो हमारा बिजली का रेट है ये 8 साढ़े 8 रुपए था, फिर भी 1100 रुपए सर्कुलर डेट है, अब 35 से 40 रुपए पर यूनिट है और सर्कुलर डेट भी 2600 अरब है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी कहते हैं नहीं जी मैं तो ये करता हूं, तो मुझे तो अदलिया ने ये कर दिया, तो हमें फौज ने ये कर दिया, तो बाजवा साहब को गाली, तो पता नहीं किसको। तो सर मतलब क्या हिसाब किताब है क्या? देखें जी, बात ये है, मैं ज़रा सी बात जल्दी से मुकम्मल करके प्लीज अब फौज पर प्लीज आता हूँ। सर। उसमें ये है ना जी कि इन्होंने किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं की और वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर डार साहब ने उसको जो 106 तक रखा हुआ था, जी लेकिन जैसे ही उनको निकाला गया 2017 में और उनकी जगह पे मिफ्ता इस्माइल को बनाया गया था, जी। आपको अगर याद हो, एग्जैक्टली बिल्कुल। एक साल या चंद महीने के लिए इन्होंने आते के साथ ही एकदम जो है रुपये को डिवैल्यू किया था और ये तकरीबन 125-26 तक ले गए थे। बिल्कुल सर। उसके बाद ये आ गई पीटीआई की हुकूमत, इसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, 190 तक चला गया। बिल्कुल। लेकिन अब फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए हैं, तो ये रुपए गिराने में माहिर है। वैसे ये भी मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है इस बात अच्छा। की। सही। हाँ जी, रुपए की वैल्यू गिराने का ये भी इनको भी बहुत जो है वो कमाल हासिल है। इन्होंने आते के साथ ही जब लिया था ना राज साहब से, तो सबसे पहले ये यही काम किया था। सही। देखें, बात ये होती है आर्टिफिशियल तरीके से गिराने की बात नहीं होती। स्टेट बैंक का और काम क्या है? स्टेट बैंक का काम क्या है? सिर्फ जो है तनख्वाहें लेना, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए करोड़ों जो है रुपए। महीने की तनख्वाहें लेना। उनका ये काम नहीं है कि रुपए की वैल्यू जो है उसको कंट्रोल करें। स्टेबल रखें। तो ये तो सिर्फ जो है एक कहने की बात है। असल में किसी के कहने पर करते हैं जिनकी दौलत बाहर रखी हुई है। स्टेट बैंक का गवर्नर ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। जी जी। उसने इंग्लैंड में बैठकर ये कहा था कि बिल्कुल। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम ये जब गिराते हैं तो उनके जो पैसे हैं वो बढ़ उसकी वैल्यू जाते हैं। बहुत बढ़ जाती है। कि बिल्कुल। अगर वो पहले जो है $1000 भेज रहे थे तो 1 लाख रुपए मिलता था उनके रिश्तेदारों को, अब एग्जैक्टली। उनको 1,90,000 मिलता है। तो जब आपकी ये मेंटेलिटी हो, जब आप इस तरीके से अपने रुपए को गिरा रहे हो कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि वो आपके वोटर्स हैं, जी। उनको फायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर मुल्क का तो आप ना सोचे ना इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किस तरह होगा। एग्जैक्टली। अब आपकी दूसरी बात पर आते हैं। जी जी। आपका क्या क्वेश्चन था अभी जो आपने सर वो पूछा? फौज के ऊपर और मतलब के गालियां देना और ये सारी चीजें करना, अनारकी और सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उनकी तरफ से, देखिए, आपका बहुत टेक ही चाहूंगा। अफसोस की बात है। आप ये एक मेजर रिटायर्ड मेजर हैं इंडिया के, मेजर गौरव नाम है शायद उनका, गौरव आर्या, आर्या सर। गौरव आर्या। उनका एक जो है वीडियो बहुत आजकल सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में घूम रहा है, जी। जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अगर अरबों खरबों रुपए भी खर्च करते और पाकिस्तान में लोगों को देते, तो आप इस तरीके से अपने जो है आर्मी चीफ को और अपने जो आर्मी को गालियां नहीं दिलवा बिल्कुल। सकते थे जिस तरीके बिल्कुल। से इन मोहतरम ने जो है दिलवाई हैं। बेशक। और आप ये देखें कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि ये कोशिश की जा रही है और की गई है कि फौज में जो है वो फूट दिलवाई जाए। बिल्कुल। मैं कहता हूं ये गद्दारी है। गद्दारी भी जो है वो सबसे ऊपर लेवल की है और इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए हालांकि कि गद्दारी दुश्मन जो के है वो सर्टिफिकेट यही इमरान खान बांट रहा है, मुझे, आपको और जर्नलिस्टों को और पता नहीं पॉलिटिशियंस को, सबको गद्दारों के लिस्ट में डाला हुआ अपने अलावा। यही तो बात है ना कि इससे ज्यादा गद्दारी क्या होगी कि आप अपनी फौज को और उसके सिपह सलार को और उसके जो है आईएसआई चीफ को जो है आप लोगों से जलसों में गालियां दिलवा रहे हैं, और सर उनके किस लिए टीके कि लगा रहे आपकी हैं। कुर्सी क्योंकि हिली है तो इस वजह से। बिल्कुल।
तो आप तो अच्छा, दुश्मन का काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्ट सर, ये वाली चीजें इमरान खान साहब जो कुछ अभी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाए, जो जो चीजें चाहते हैं शहबाज शरीफ को भी हटाया जाए। सर ये क्यों इस तरह लाडलो वाली बातें, जो आप मतलब बच्चा होता है, बच्चों में से एक बहुत ही लाडला होता है तो उसकी ज्यादा बातें सुनी जाती है, लेकिन हर बात उसकी भी नहीं सुनी जाती। इमरान खान साहब ये लाडला बच्चा बनने वाली कहानी क्यों एंड नहीं हो रही है कि मतलब पेशावर में खड़े हो, लाहौर में खड़े हो, कराची में खड़े हो, कल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बनी गाला में अपने महल में, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, ना तो शखाना मानूंगा, ना अपना जो ब्लंडर्स मैंने किए, जो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे हैं, या फिर और जो मैंने चीजें की जो फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसके बाद भी मैं कहूंगा नहीं जी मेरा जैसा अच्छा आदमी नहीं। देखिए जी, बात यह है कि अब उनको ये नजर आ रहा है, दो चीजें नजर आ रही हैं। एक सर। तो ये जो उनके खिलाफ एक केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का, यस। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसकी हियरिंग करके रोजाना की बुनियाद पर आप इसका फैसला करें। बिल्कुल। इनको ये नजर आ रहा है कि अब इसका फैसला हो जाएगा, और जाहिर है कि उसमें कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से इनके हाथ पैर फूल रहे हैं, और जी अब जी। ये कह रहे हैं, पहले से एक जो है ना अपना बयानिया ये बना रहे हैं, जो बिल्कुल। इलेक्शन कमिश्नर है वो सही नहीं है आदमी। हालांकि इनकी वीडियोस मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पे रोजाना चलाई जा रही हैं, आज भी चलाई गई हैं, यस। जिसमें ये खुद कह रहे हैं और शीरी मजारी साहिबा कह रही हैं कि ये जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमारे मशवरे से लगाए गए हैं और ये बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। उस वक्त एग्जैक्टली। ये गैर जानिबदार थे, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जब कुछ एक साल डेढ़ 2020-21 साल। की बात सर, वीडियोस आ रही हैं इनकी। जी। मैंने कहा 2020 और 21 की वीडियोस है जिनकी आप और बात कर किसकी रहे हैं। वीडियोस आ रही जी है जी। ना। तो जब पहले ये बहुत अच्छे थे और अब वो एकदम कैसे खराब हो गए, तो उसकी वजह ये है कि वह फैसला आने वाला है, एक नंबर एक। नंबर दो ये है कि एक ये अबराज ग्रुप के नकवी साहब हैं, आपने सुना होगा, इन्होंने कोई बहुत बड़े इनके ऊपर एलिगेशंस हैं फ्रॉड के, अमेरिका में। और ये बरतानिया चले गए थे वहां से, और बरतानिया में गिरफ्तार थे। इनकी पूरी कोशिश ये थी, इन्होंने कोशिश पूरी की कि इनको बरतानिया से हवाले ना किया जाए अमेरिका के, लेकिन अमेरिका ने अब उनकी जो है ना एक्स्ट्रेडिशन का ऑर्डर ले लिया है जी। और उनको शिफ्ट किया जा रहा है अमेरिका। उन्होंने सुना ये है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग की हुई है पाकिस्तान में भी, जी। मुख्तलिफ जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स को और राइट। पार्टीज को। अब ये एक बहुत बड़ा केस है, और मेरा जहां तक जाती ख्याल है कि ये जो फॉरेन फॉरेन इंटरवेंशन की बात हो रही है, जी जी। साजिश या मुदाखला जो भी आप उसको कह लें, जी। इसका एक जो है ना वही तमहीद बांधी जा रही है पहले से, जैसे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में की जा रही है कि जी क्योंकि पता है कि वो फैसला जो है क्या आना है, इसलिए उस आदमी को ही जो है आप टारगेट करें कि जी ये तो आदमी ही खराब था, हमने पहले ही कह दिया था, इसलिए ये फैसला देखो ही आया। इसी तरीके से अमेरिका के खिलाफ एक जो बयान बनाया जा रहा है, वो वजह यह है कि जब नकवी साहब के ऊपर केस चलेगा मुल्क से बाहर अमेरिका में, और जी। बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वहां से जो है उंगलियां उठेंगी और अमेरिका ने बड़ा सख्त एक्शन लेना है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है। आप ओके। बात समझ ही गए होंगे, मैंने जरा एक एग्जैक्टली बहुत नहीं, और सर तोड़ एक, नहीं की। नहीं नहीं बिल्कुल सही, लेकिन सर एक अनारकी वाली सिचुएशन क्रिएट करके इमरान खान साहब ये चाहते हैं, भी सुनने में ये आ रहा है, यही खबरें गर्दिश कर रही है, आप भी इस्लामाबाद में होते हैं मैं भी, तो कि इमरान खान साहब वही 2014 में जो उन्होंने किया था, अगस्त 2014 में 126 दिन वाला धरना, वही चीज दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से। शाह महमूद कुरैशी साहब का कल मैं एक इंटरव्यू न्यूज वन पे सुन रहा था, वहां पे भी वो कह रहे थे भाई हमारा केस क्यों, भाई आपका केस पहले तो आपकी हुकूमत थी, जब आपकी हुकूमत थी तो आप बाकियों के खिलाफ भी खोल लेते, किसने आपको रोका हुआ था, आपको किसी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के खिलाफ ना खोलें, आपने नहीं खोले, खोलने वही इदारे उसको नहीं, भी वो ऑलरेडी सुनेंगे। मौजूद है, वो केसेस एग्जैक्टली ऑलरेडी मौजूद है। तो पर सर ये अनारकी वाली सिचुएशन जो ये इमरान खान साहब क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अपना मतलब सर बचाओ, बाकी जो मतलब जो मर्जी हो जाए कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। देखिए, इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके। एक ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने वाला है फैसला, अगर ये इनके खिलाफ आता है तो फिर तो ये पार्टी बैन हो जाती है, और फिर इनके लीडर्स भी बैन हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर अमेरिका से फैसला आता है बड़ा, वो इनके लिए इंतहाई खतरनाक होगा। दूसरी बात ये है, जो कि ये हमारी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ये नहीं समझ रही है, कि इन लोगों ने इतनी ज्यादा महंगाई की है, गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को इस बिल्कुल। तरह दबाव बर्बाद किया था। आप वो चीज पीछे चली गई है,
और इन्होंने अपना ये जो अमेरिका की वो मुदाखलत और साजिश का चक्कर ये ज़्यादा चला दिया है जी। और अपने जुलूस जलसे शुरू कर दिए ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। असल बात हुँ, ये है कि अगर इस वक़्त इलेक्शन हो, फ़र्ज़ किया इन्होंने जो इलेक्शन का ऐलान कर दिया था, वो हो जाते। मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक सीट भी ले जाते तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होती। इस कदर हुँ, लोग इनकी जान के दुश्मन हैं और लोग इस कदर तंग हैं महँगाई से। अब ये चीज़ जो है अपोज़िशन जो उस वक़्त की थी और अब की हुकूमत है, इसको समझनी चाहिए कि वो ये चीज़ हाइलाइट करे कि इन साहब ने पिछले साढ़े 3 पौने 4 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया क्या है? इन्होंने बिल्कुल। अमीर को अमीर-तर बनाया है। इन्होंने कारखानेदारों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। इन्होंने एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपना रुपया इतनी बुरी तरह गिराया है। ठीक है? कि ताकि जी। उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएँ हुँ, और आम आदमी बिल्कुल जो है मर जाए। जो 35 रुपए किलो आटा था 2018 में वो 80 और 90 रुपए किलो तक हो गया था। ₹90 किलो है, बिल्कुल। अब ये है कि रमज़ान के लिए कम से कम इस नई हुकूमत ने 400 40 रुपए किलो बिल्कुल, कर दिया है, यानी 400 रुपए का 10 किलो का बिल्कुल। थैला किया है, इस तरह 70 रुपए चीनी की है और घी पर 5 रुपए कम किए हैं, वगैरह 50 रुपए और इस बिल्कुल। तरह। लेकिन ये सिर्फ रमज़ान के लिए है, रमज़ान के बाद और शायद रमज़ान के अंदर ही आपका जो डीज़ल है और पेट्रोल है, वो बहुत बिल्कुल, ज़्यादा महँगा होने जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। आईएमएफ ने क्यों कह दिया और ये मिफ्ता साहब मान के आ गए हैं। एक बात बिल्कुल, तो ये है कि इनके पास चारा कोई नहीं है, मानना तो इनको पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये है कि इनको रुपए को वापस लाना पड़ेगा। अगर ये रुपया वही 100 रुपए का होता, तो आपका 90 रुपए जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं पेट्रोल में, वो आपका बचता पर लीटर। ओके। अब अगर ये इस वक़्त 150 है और इस पे ये बढ़ा देते हैं डीज़ल पे 50 रुपए, ये 200 रुपए लीटर हो जाएगा। ठीक है जी, सारा का सारा आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की और ये जितना भी सामान कराची से आता है या यहाँ से कश्मीर जाता है या फिर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जाता है या कहीं भी जाता है, पेशावर जाता है, जो बिल्कुल। कि ट्रकों के ज़रिए आता है, कराची से आता है, दूसरे शहरों से आता है, कोयटे से आता है सामान, वो सारा का सारा सामान जो है वो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। सर ठीक है जी, एक जितना ये बढ़ाएँगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। दूसरी तरफ चाइना है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जो हमारा किसी ज़माने में बड़ा करीबी दोस्त हुआ करता था। सर, इनको हम क्या फ़ायदा कोई उठा सकते हैं? मेरा मतलब ये वाला फ़ायदा नहीं जिसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि उनके जो पास जो रिसोर्सेज़ है जिस तरह मुश्किल वक़्त है तो क्या किसी तरीके से उनके रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए चाइना से? क्योंकि नाराज़गी उनकी इंतहा दर्जों पे पहुँची हुई है सबकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नतें कहूँगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के मैं कहता हूँ, होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्कअप या जो भी चीज़ें होंगी हो सकते हैं वो हो। बट राइट नाउ श्रीलंका की पोज़ीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। सर हम कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है जिन कंट्रीज़ का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी तिजारत शुरू हो जाती है तो जिसके ऊपर हमारा इतना खर्चा होता है मतलब अगर $10 किसी चीज़ के ऊपर हमारा लगता है तो हिंदुस्तान से हो सकता है वो 2 से $3 में हमें वो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ डाल के मिले। क्यों नहीं करते? देखें जी, ये जो केला पाकिस्तान में पाकिस्तानी केला इस वक़्त ₹250 दर्जन आपको मिल रहा है। जी। अगर आप हिंदुस्तान से इम्पोर्ट करते हैं तो ये ₹15 दर्जन वहाँ से आता है। ये और बात है कि हमारा जो दरमियान में मिडलमैन है और जो और लोग आते हैं, वो उसको पाकिस्तान में इंडियन केले को 400 और ₹500 दर्जन बेचते रहे हैं, लेकिन वहाँ से ₹15 दर्जन इनको आता है। इसी तरीके से जब यहाँ टमाटरों की कमी होती है, यहाँ टमाटर ₹150 तक जाता है, तो वहाँ से सस्ता आ जाता है। ये चीज़ें तो हैं। लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं जिस वजह से खराब है इसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। देखिए इंडिया को भी मैं कहूँगा, इंडिया के अवाम को भी मैं कहूँगा, इंडिया के लीडर से भी ये बात कहूँगा कि देखें हम एक ही कौम थे बिल्कुल। 1947 से पहले। ये जो दरमियान में इतना ज़्यादा एक कश्मीर के मसले पे रिफ्ट डाली गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुश्मन ने डाली है ताकि ये आपस में लड़ते रहें। बिल्कुल, वेस्ट का असलहा बिकता है और बिल्कुल। दोनों मुल्क जो है वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएं। ना आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना जो है असलहा, ना पाकिस्तान कर सकता है। दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। इंडिया में ठीक है मिडिल क्लास उनकी जो है वो ऊपर चली गई है, उससे बेहतर जीडीपी हुई आपका है। बेहतर हो गया है। बिल्कुल, लेकिन जो आपकी वर्किंग क्लास है, आपके जो गरीब लोग हैं, वो बिल्कुल। पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा गरीब है। हुँ, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी फुटपाथ पे जो है वो जिंदा है।
ठीक है सही। जी? आपको उन लोगों के लिए सोचना है। मैं मानता हूँ कि आपकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो चुकी है। बेहतर उसकी बिल्कुल। उसकी एजुकेशन बधाई स्टैंडर्ड बहुत है। हाई किया है उन लोगों ने। आईटी में बहुत आपने तरक्की की है। बिल्कुल। आपकी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अरबों डॉलर्स में हैं। मेडिसिन में बहुत गए हैं, टेक्सटाइल आप और मेडिसिन मेडिसिन में में। गए, आप इंजीनियरिंग में आपकी जो आईआईटीज़ बिल्कुल। हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाके उनको माना जाता है, उनकी स्किल्स को माना जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप लोगों ने अपने गरीब जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। आपकी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत बुरे हालात में हैं। इस वक़्त जो देखें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है अगर वहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, अगर कश्मीर में जो हालात हैं वो हैं, उससे हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हो रहा है? हिंदुस्तान के गरीबों को क्या फ़ायदा हो रहा है? हिंदुस्तान का गरीब और पाकिस्तान का गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। सर वजह ये है ये कि सर ये आप बात दोनों आपकी लोग जो हैं असले पर खर्च कर रहे हैं बजाय ये इसके कि बिल्कुल की ट्रेड ऑफ हो सकती है। हम लोग भी लगे हुए हैं, अच्छा खासा बड़ा बजट। सर इस वक़्त आपको कोई एक्सपेक्टेशन है चाइना या सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से कि वो एक दफ़ा फिर ऑलरेडी उन्होंने मेरे ख़्याल 8-9 अरब डॉलर उनके इस वक़्त भी हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मज़ीद शहबाज़ शरीफ साहब का क्योंकि अभी दौरा ड्यू है और वो चाइना और सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? देखिए हमारा शॉर्ट टर्म में? सबसे बड़ा रिसोर्स जो है इट इज़ मैन पावर, ठीक है? हमारे पास सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे बहुत अच्छी मैन पावर निकलती है। सही। हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हर साल 32 से लेके 40 अरब डॉलर भेजता है, ठीक है जी? 1 बिल्कुल। साल में। अगर 30 अरब डॉलर भी लगा लें एवरेज, 30 अरब डॉलर 1 साल में आता है। आपको कितना चाहिए? ये आईएमएफ से 1 या डेढ़ अरब डॉलर आता है साल का, ठीक है जी? और उसके साथ कितनी शराइत होती हैं? उधर से आपको 30 अरब डॉलर आ रहा है, तो आप अपना ये बनाएँ यहाँ पे इस तरीके के मैन पावर ब्यूरो और क्या-क्या होते थे। आप जो मैन पावर को एक्सपोर्ट करें, आपका तमाम मिडल ईस्ट जो है आपके एक्सपर्ट्स को लेने को तैयार है। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो तमाम उनकी खपत है यूरोप में, अमेरिका में, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल। न्यूज़ीलैंड में। आप इनको बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें क्योंकि आपकी बेहतरीन एक्सपोर्ट जो है वो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है। एग्ज़ैक्टली। इसको भेजें और उसके बाद आप चाइना की बात कर रहे हैं, सीपेक जो है उसको पिछली हुकूमत ने तकरीबन रोक रखा था। ना ML1 का जो है वो बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना जो है और कुछ हो रहा था। गैस पाइपलाइन्स बिछनी थी, ना वो शुरू हुई। तो आप सबसे पहले अब जाएँ मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब सबसे पहला अपना दौरा करेंगे चाइना का। जी। और चाइनीज इनको जानते हैं, इनको पंजाब स्पीड कहा जाता था, पाकिस्तान स्पीड कहा जाएगा। बिल्कुल। और ये सीपेक का रिवाइवल होगा। जो आपके इस वक्त लगाए गए हैं प्लानिंग के मिनिस्टर, वो उनका पहले ही बहुत नॉलेज है सीपेक के बारे में। उन्होंने सीपेक अथॉरिटी जो है उसका नया चेयरमैन भी लगा दिया है। पहले तो ये आई थी कल खबर कि उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज की हाँ। खबर मैं पढ़ रहा था उसके जो चेयरमैन नया लगा दिया गया है। और मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक पे अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि पाकिस्तान स्पीड कहलाते हैं चाइना जी। में, जी। उनकी सुपरविजन में अब सीपेक पे बहुत तेजी से काम शुरू होगा। और सीपेक में राइट। अब तक तो सिर्फ पावर प्लांट्स पे काम हुआ है, अब काम होगा रेलवे लाइन पे, ML1 पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब काम होगा हाईवेज पे, मोटरवेज पे, अब काम होगा जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं ओके। उनकी जल्दी से जल्दी तकमील पर, जल्द से जल्द तकमील पर। अब राइट। काम होगा जो कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनने हैं उनकी तकमील पर। तो ओके। लेकिन सिर्फ इस प्राइम मिनिस्टर को और इनकी काबीना को ये देखना है कि इमरान खान साहब की तरह नाअहल तरीन लोग अपॉइंट ना करें। इदारों के सरबराह हैं वो बिल्कुल सही। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग एग्री लगाएं। सर। इस तरह इमरान खान ने किया था कि जो दुनिया का नाकारा तरीन आदमी था वो लगाया, जी। और बिल्कुल। जिसकी नतीजा ये हुआ कि फिर देखें ना 3 साल में किक आउट हो गया मुल्क से। एग्ज़ैक्टली सर। बिल्कुल जी सर बहुत शुक्रिया। बात तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लेकिन क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। सर थैंक यू वेरी मच आपने शो को जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।